बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। रात के इस पैर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो कराची में जलसा किया है उससे एक भूचाल पैदा हो गया है। एक असेसमेंट की जा रही थी कि इमरान खान साहब के लगातार अपने आप को रेजिस्ट करने की वजह से और लॉन्ग मार्च से अपने आप को रोकने की वजह से उनके खिलाफ एक गमो गुस्सा पैदा हो रहा है। बड़े लंबे अरसे से वो कराची नहीं आए थे, तो कराची के अंदर इससे पहले जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था वो तो इमरान खान साहब जीत गए थे और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीत गए थे। सारी पार्टियों से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया था। लेकिन उससे पहले एक इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी भी जीत गई थी जिसमें इमरान खान साहब ने हिस्सा नहीं लिया था। तो पीपल्स पार्टी को ये लगता था कि उनका एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ है कराची के अंदर और इमरान खान साहब की ताकत कमज़ोर पड़ती चली जा रही है लगातार कराची में। ये पीपल्स पार्टी की असेसमेंट थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि लॉन्ग मार्च को होल्ड करने की वजह से, बार बार लोगों के असरार के बावजूद ना निकलने की वजह से कराची के लोग उनको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब गए और ये कोई उतना बड़ा प्लान जलसा भी नहीं था, उतनी बड़ी तैयारियां भी नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा कि हर तरफ से अवाम निकल कर आ गए। 2 हलकों में वहाँ पे इलेक्शन है और बड़े पैमाने पर लोगों ने आकर इमरान खान साहब के जलसे में शामिल होकर साबित किया कि वो आज भी पूरी ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और इसको देखने के बाद जो भूचाल आया, बिलावल जरदारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे। आज के दिन में जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब को कराची याद आ गया, कराची को उन्होंने उनका हक नहीं दिया, कराची को जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए, 3.5 साल तक कराची को कुछ नहीं दिया। और भी कराची में जो पहली दफा बसें आई है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। कराची के अंदर जो पहली दफ़ा सर्कुलर वो हाईवे बन रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई है। कराची को पहली मरतबा जो हक देने की कोशिश की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। इससे पहले तो सिर्फ कराची में ऑपरेशन ही होता था और तो कुछ होता नहीं था। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल हुकूमत में रहने के बावजूद, जिसमें से एक मरतबा वो फुल इक़्तिदार में खुद थी 5 साल तक, फिर 5 साल तक उनके इत्तेहादी PMLN वाले इक़्तिदार में थे, 10 ये हो गए और 6 महीने ये भी लगा ले, तो 10 साल और 6 महीने का हिसाब, और उसके अलावा सिबाई हुकूमत है उनकी पिछले 15 साल से, उसका हिसाब कौन देगा। यानी पीपल्स पार्टी ने रूल किया कराची के ऊपर और कराची का बेड़ा गर्क किया है। कराची के लोगों के लिए इस शहर में रहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। कराची तो कराची, इंटीरियर सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। दादू के लोग बिलावल को ढूंढ रहे हैं, मुराद अली शाह को ढूंढ रहे हैं और डंडे पकड़ के ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता हमारे सामने तो आओ, हम आपसे पूछे कि हमें क्यों डबोया है। उनका ये क्लेम है कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डबोया गया है दुनिया से पैसा इकट्ठा करने के लिए। और आज पीजे मीर साहब ने मुझे ये बताया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको IMF के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। जो सैलाब मुतासरीन के लिए गरीबों का पैसा आ रहा है उसको IMF के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। सिर्फ उसके बदले में मिल क्या रहा है, NRO2। और गरीबों को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, धक्के। हम जहां पे भी सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। कोई हुकूमत किसी को कुछ नहीं दे रही, सवाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ काम किया है। या बलूचिस्तान के अंदर में कहीं कहीं फौज नजर आती है, लेकिन उनके पास भी सामान होगा तो वो देंगे ना, वो कहां से सामान ला कर देंगे। तो जो कुछ भी हुकूमत को मिल रहा है वो सारा कुछ हुकूमत कहां कर रही है, इसका आइडिया आपको अच्छे से हो जाना चाहिए। पीजे मीर साहब ने आज क्लेम भी किया है। इस जलसे के बाद अब भूचाल मचेगा। बिलावल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रात गए MQM वाले इकट्ठे हो गए। जब MQM वाले इकट्ठे हुए तो खबर तो वहां से निकलनी थी और ये खबर निकलती है जियो न्यूज से। जियो न्यूज ये कहते हैं कि MQM पाकिस्तान का हुकूमत से निकलने पर गौर, हंगामी इजलास मुतवक्के। ये रात को इनकी खबर आई है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी के तमाम सीनियर वज़रा, MNAs और अरकान असम्बली को हंगामी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत की है। ज़राए ने जी न्यूज़ को बताया कि MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के मामले पर 2 रोज़ कबल दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात में बल्दियाती कानून में तरमीम पर इत्तफाक हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से दोनों जमातों के दरमियान बातचीत होनी थी, जिस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बहरहाल ये सब कुछ इमरान खान साहब के जलसे के बाद हो रहा है। क्या सिर्फ इमरान खान साहब का जलसा है? एक तो जलसे ने यह बताया कि MQM के लिए अब कराची के अंदर गुंजाइश खत्म होती चली जा रही है। अब वो हुकूमत में रहे या हुकूमत में ना रहे,
लोगों के दिलों से वो निकल चुकी है। जो कुछ इस जमात ने लोगों के हक के ऊपर डाका डालते हुए किया है, मैं कैसे कह रहा हूं कि डाका डालते हुए किया है, लोग मुंतखब करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, ये खुद अमीर हो जाते हैं, लोगों को वहीं छोड़ देते हैं, इन सबकी बाहर जायदादें बन जाती हैं, लोगों को वहीं छोड़ देते हैं। वो कामरान टसूरी को यार पूरा पाकिस्तान का मीडिया सर पकड़ के बैठ गया कि यार खुदा का नाम लो, किस बंदे को ये एमक्यूएम से क्या ताल्लुक है, उठा के उसको गवर्नर सिंध बना दिया। और बनाया क्यों है ये चीजें आपको आने वाले दिन में पता चल जाएंगी। और किसने बनाया, वो कौन था, ये वही वाला है जिसके बारे में हम हमेशा पूछते हैं वो कौन था। ये उन्होंने बनाया कामरान टसूरी को, ये गवर्नर सिंध। बेचारे एमक्यूएम वाले तो इस्तेमाल हो जाते हैं, और क्योंकि एमक्यूएम को बार बार इस्तेमाल करना होता है, लिहाजा जिन्होंने उनको इस्तेमाल करना होता है वो वक्त से पहले बता देते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है, जहाज से कूद जाओ। आप गौर कीजिए, एमक्यूएम हमेशा डूबते जहाज को छोड़ देती है, और फिर वो थोड़ी बहुत सीटें लेकर बड़ी जमात इसलिए नहीं बन पाई कि कभी भी आज तक एमक्यूएम खुद कोई स्टैंड ले नहीं पाई, कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाई। उन्होंने जब देखा, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा, कभी इस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, कभी उस पार्टी को देखा, खुद को एक बड़ी और नेशनल लेवल की पार्टी बनाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। उसके लिए उनको जरूरत ही इकट्ठी नहीं हुई मेरे ख्याल में। अब देखें ना, एमक्यूएम के पास ये मौका था कि वो उन ताकतवर हलकों को जो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे उनको कहते कि जी हमें पैसे भी नहीं चाहिए, हमें कोई मफाद भी नहीं चाहिए, हमें वजारतें भी नहीं चाहिए, हम इमरान खान का साथ दे देंगे। कराची में उनकी इज्जत बढ़ जाती। उन्होंने क्या किया, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। अब लड़ रहे इलेक्शन कराची से, उसके बाद से अब तक जो भी इलेक्शन लड़ा उनकी क्या हालत हो रही है ये आपके सामने है। अब एमक्यूएम को क्या पता चला है, देखिए, जिन्होंने बार बार एमक्यूएम को इस्तेमाल करना है, जिन्होंने बार बार एमक्यूएम से फायदा उठाना है और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है इस पॉलिटिकल पार्टी को, उन्होंने फिर वक्त आने से पहले एमक्यूएम को रेस्क्यू भी तो करना है ना। उन्होंने बताना है कि जी हमने आपको वक्त आने से पहले बता रहे हैं, अब आप इस शिप को छोड़ दीजिए क्योंकि ये डूबने वाला है, ताकि कल को दोबारा एमक्यूएम को इस्तेमाल कर सकें, 2 4 10 जितनी सीटें ये जीते। तो अब जरा आप ये देखें कि ये स्टीव हॉन्क एक इकोनॉमिस्ट है और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इनका मुख्तसर तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। ये एक्सपर्ट हैं मालियाती उमूर के, और ख़ास तौर पे इनकी नज़र रहती है साउथ एशिया के अफेयर्स के ऊपर, यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज या रशिया भी, इवन चाइना, इनके ऊपर इनकी नज़र रहती है। और ये देखते हैं कि ये ममालिक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इनके हालात कैसे हैं। इवन ये मिडिल ईस्ट को भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर साउथ एशिया के उमूर के ये माहिर हैं। एक बड़े शानदार इकोनॉमिस्ट भी हैं, और इसके अलावा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए भी ये काम करते हैं। इसके अलावा नेशनल रिव्यू से भी इनका ताल्लुक है, और कमोडिटी ट्रेडर भी हैं, वाइट हाउस से भी इनका लिंक है, और बहुत शानदार किस्म के आदमी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के बारे में अपना एनालिसिस भी लिखा है। अब ये क्या रहे हैं स्टीव हैंक, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉच, और फिर आगे लिखा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का फ्लैग भी बनाया। पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेब्ट डिफॉल्ट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है। इट्स सॉवरेन बॉन्ड्स हैव लॉस्ट मोर देन 60% ऑफ देयर वैल्यू दिस ईयर। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं वो अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू इस साल खो चुके हैं, और ये बहुत बड़ा डिप है जो पाकिस्तान की सॉवरेन बॉन्ड्स को लगा है। सॉवरेन बॉन्ड्स जो है ये, इसकी वैल्यू जितनी ऊपर रहती है परसेंटेज में, उतना वो मुल्क डिफॉल्ट से दूर रहता है। जितनी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, वो मुल्क माशी तौर पे उतना ही तबाह होता है, और उसकी जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ते चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैं हैरान नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज फेलिंग टू सेव द सिंकिंग शिप, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो नाकाम हो रही है डूबते हुए जहाज को बचाने में। ये पाकिस्तानी मईशत का जहाज डूब रहा है और शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रहे हैं। अब जरा ये आप देख लें, द फॉल ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स प्राइसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो प्राइस है
सॉवरेन बॉन्ड्स की वो कैसे गिर रही है, 60% नीचे कैसे आई है, ये जरा आप देखें। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी अप्रैल 2021 में, पिछले साल, तो 100 से 110 के दरमियान पाकिस्तान का सॉवरेन बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा था और लगातार इसी जगह पे मूव करता रहा नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक, और फिर थोड़ा सा 100 से नीचे आता है नवंबर में, दिसंबर में वापस ऊपर चला जाता है, जनवरी के अंदर फिर स्टेबल हो जाता है 100 की सतह के ऊपर, और फिर होता यह है कि फरवरी में एक जंग शुरू हो जाती है यूक्रेन की और रशिया की। उसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा डिप लगता है, आलमी मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो फरवरी में थोड़ा सा डिप लगता है। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये 90 के हिस्से के करीब खड़ा रहता है, 90 से नीचे नहीं आता मार्च तक। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को अनस्टेबल किया जाता है, तरीके तमात पेश की जाती है, तो एकदम ये मार्च में जैसी तरीके तमात पेश होती है ये एकदम गिरता है और गिर के ये लगातार 60 को टच कर जाता है, यानी एकदम गिरता है। कहां 110 पे था, ये 60 पे पहुंच गया। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर ये दोबारा थोड़ा सा ऊपर आता है। वजह क्या है? IMF आपको पैसा दे रहा है, कुछ आपके मुल्क के अंदर पैसा जमा हो रहा है, कुछ आप मांग तांग के कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को स्टेबल करने के काबिल होते हैं अगस्त में, और आप $45 से आप वापस पहुंचते हैं लगभग $70 तक, और उसके बाद फिर ये दोबारा गिरना शुरू होता है। और इस वक्त ये पाकिस्तान की तारीख के लोएस्ट लेवल के ऊपर गिर चुका है, और ये किया है इंपोर्टेड सरकार ने। ये कहां गिर चुका है? ये जनाब 30 से 35 के दरमियान, या लगभग 35 के करीब जो है, $35 के करीब ये मूव कर रहा है। इमरान खान साहब के दौर में $110 और उसके करीब 100 से 110 के बीच में, और इस वक्त ये अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये लगभग 30 से 35 के बीच में मूव कर रहा है, $35 में। और ये है इतना बड़ा फॉल पाकिस्तान की इकॉनमी में कि पाकिस्तान अब कोई हैरत नहीं होगी इस आलमी पाए के मईशतदान को अगर पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट कर जाती है तो। अब यहां से पाकिस्तान को कैसे बचना है? एक ही रास्ता है, आप पाकिस्तान में इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें, पाकिस्तान की मार्केट खुले, यहां पे पैसा सर्कुलेट हो, बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने लगा हूं कि आप हिल कर रह जाएंगे। मेरे एक दोस्त मुझे आज मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि 1,87,000 LCs पेंडिंग पड़ी हुई है पोर्ट्स के ऊपर। कंटेनर्स आ रहे हैं, लगते जा रहे हैं, कंटेनर्स आ रहे हैं, लगते जा रहे हैं। सिर्फ इसहाक डार की पॉलिसी है कि हमने डॉलर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना और डॉलर की कीमत को रोक कर रखना है। अगर ये 1,87,000 LCs को, जिनको खोलना पड़ जाएगा वरना पाकिस्तान में बहरान पैदा हो जाएगा, लोग कारोबार छोड़ के पाकिस्तान से चले जाएंगे, और अगर इसको खोला और इस माहौल को खुलने दिया गया तो ये डॉलर, मेरे वो दोस्त मुझे बताकर गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि 250 से 300 के दरमियान कहीं पे भी जाके शूट कर जाएगा अचानक। ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी की इन्होंने कर दी है और इस बात का MQM को अब पता है। पाकिस्तान के वो ताकतवर लोग जिनकी मदद से पाकिस्तान यहां तक पहुंचा, उन्होंने अपनी फेवरेट पार्टी को गालिबन आगाह कर दिया है, क्योंकि दोबारा भी इनको इस्तेमाल करना है कि जनाब अब जहाज से कूदने का वक्त हो गया है, क्योंकि स्टीव हैंक के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब इस जहाज को बचाने में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने कराची में लगभग वैसी बातें की हैं जैसी वो करते रहते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने MQM के बारे में बात की कि MQM से पूछता हूं कि क्या अब जरदारी के साथ बैठकर खुश है? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए हैं? बताओ, कराची में हमारी हुकूमत नहीं थी, इसके बावजूद ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू की। हमारी हुकूमत ने 15 साल से रुका हुआ K4 मंसूबा शुरू कर दिया। मुझे नजर आ रहा है अंदरूनी सिंध के लोग भी हकीकी आज़ादी के लिए तैयार बैठे हैं। अंदरूनी सिंध के लोगों तैयार हो जाओ, मार्च से फारिग हो जाऊं, फिर अंदरूनी सिंध कराची आऊंगा। जरदारी माफिया ने अंदरूनी सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। सिंधी भाइयों तैयार हो जाओ, एक एक जिले में आऊंगा, सिंध को जरदारी की बीमारी से आजाद करेंगे। मरियम कहती है बेकसूर थी, बाइज्जत बरी हो गई। इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ साइकिल मोटरसाइकिल चोर पकड़े जाएंगे। मरियम बीबी, सारी कौम से झूठ ना बोलो। मरियम बीबी से 10 साल पहले लंदन
फ्लैट की मनी ट्रेल मांगी थी। मरियम ने उस वक्त कहा था लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर खान साहब ने उसी तरह की बातें की हैं और जैसे पाकिस्तान शर्मिंदा हो रहा है उस बारे में भी। और आजकल तो वैसे नंगा करने का एक माहौल है, नंगा कर करके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा लगाया हुआ है। और अपर हाउस के आदमी को नंगा कर दिया, कभी किसी सहाफ़ी को नंगा कर दिया, कभी किसी जो है वो सियासतदान को नंगा कर दिया। एक्चुअली पाकिस्तान को अल्लाह ताला ना करे कभी, लेकिन कर तो यही रहे ना, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ऐसी हरकतें करने के बाद। गुज़िश्ता रात इलेक्शन कंपेन ख़त्म हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको ऐसे ख़त्म किया है जैसे कि वो कोई जनरल इलेक्शन की कंपेन ख़त्म की जा रही हो। हर जगह पे बड़े जलसे, तगड़े जलसे, और पीडीएम की तो ऐसे जलसों के अंदर सोग नज़र आ रहा था, कुछ उनके पल्ले नहीं था। तो इलेक्शन का नतीजा तो सबको पता है। अगर झुरलू ना फेरा गया और झुरलू फेरने वालों ने या सहूलतकारों ने सहूलत ना दी तो ये इलेक्शन वन साइडेड है। सारी दुनिया इस बात को जानती है। एक गुजारिश और करनी है, हम रावलपिंडी में आ रहे हैं गीगा मॉल के सामने, और वहाँ पे बलूचिस्तान के हम वतनों के लिए जो अब हम घर बना रहे हैं उसके लिए हम फंडिंग करेंगे, सब इकट्ठे होंगे। कल शाम को 5-6 के दरमियान में पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, और आज ही शाम को, बल्कि हफ्ते की शाम 5-6 बजे तक मैं पहुँचूँगा और फिर रात के तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। और बलूचिस्तान के हम वतनों के लिए हम अपनी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और जितने घर हम उनके बना पाएंगे। हमने 830 मकानात उनके बना डाले हैं, अल्लाह का शुक्र है, और वो मुकम्मल होने वाले, आपको सारे घर दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। और उसके बाद 1000 और का मेरा इरादा है कि इस मरतबा जब जाऊं तो कम से कम 1000 घरों की बुनियादें हम रख के आए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।